हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम लोगों ने कल यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न को देखा था। आज हम लोग जीएस स्टडी, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट को देखेंगे। ओके, सो पेपर फर्स्ट में हमारा किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पेपर फर्स्ट जो कि हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पेपर वन जो है उसमें हमारे मेजरली 3 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हिस्ट्री, उसमें हमारा इंक्लूडेड आर्ट एंड कल्चर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकंड हमारा ज्योग्राफी होता है एंड थर्ड हमारा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, और जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमारी चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। जब हम देखते हैं यहाँ पर कि इंडियन कल्चर विल बी कवर्ड द सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी हमारा आर्ट एंड कल्चर्स है, चाहे वो हमारा आर्किटेक्चर्स हो, चाहे वो हमारा पेंटिंग्स हो, चाहे वो हमारा स्कल्पचर्स हो, जितने भी डांस हो गए हमारे, ठीक है, मार्शल आर्ट्स, जितने भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सारे के सारे हमारे आर्ट एंड कल्चर वाला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम कवर करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि यूपीएससी का मेंस का सिलेबस अनडिफाइन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बिकॉज़ यूपीएससी ने अपने सिलेबस को बहुत ही क्लियरली डिफ़ाइन किया है। अगर हमें इसमें बोला है कि एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स का हमें लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर्स को पढ़ना है, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। भले ही वो हमारे नोट्स 2 पेजेस के हों, 3 पेजेस के हों, बट हमें इन नोट्स को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो अनडिफाइन हो। हमें उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स प्रिपेयर करके रखना है और बस उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि मॉडर्न हिस्ट्री अबाउट द मिडिल 18th। ठीक है, तो हमारा 18th सेंचुरी से जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है उसको हम देखेंगे, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ठीक है, और कुछ इश्यूज़ होते हैं इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल्स, वेरियस स्टेजेस, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस विद इन द कंट्रीज़। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूडेड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रेड ड्रॉल ऑफ नेशन बाउंड्रीज। ठीक है, कॉलोनाइजेशंस, डिकॉलोनाइजेशंस, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, जितने भी हमारे फ़िलासफ़र हुए हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स, उन सब के बारे में, कम्युनलिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, जितने भी हमारे आइडियाज़ रहे हैं उन सब को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन। तो इंडियन सोसाइटी, तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, population association issues, poverty development issues, urbanizations and their problems and their remedies, effect of globalization, यानी कि हमारे इंडियन सोसाइटी में एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। और हमें इनके A to Z जितना भी लिखा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पर कम्युनलिज्म रखा हुआ है, सेकुलरिज्म रखा हुआ है,
तो इन सब का हमें टॉपिक वाइज यहाँ पर हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और वो नोट्स हमारे बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, जिनका हम मल्टीपल रिवीजन कर सकें। मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होता है कि हम वो जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं रिटन मेंस के लिए, तो हमें वो चीज़ें वहाँ पर तुरंत ही याद आ जाती हैं और उनको वहाँ पर हम कोड कर देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है कि हम कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। चीज़ों का जितना हम रिवीजन कर पाएंगे ना, उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जब हम देखते हैं तो हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। ज्योग्राफी के सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है यहाँ से कवर होता है। और इसके लिए हमें एनसीईआरटी जो 11th क्लास की होती है उसके हमें नोट्स बनाने होते हैं, उसके हमें बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और बार बार हमें उसके टेस्ट देना है। देखो यहाँ पर एक हम लोग ना अपने मन से एक बहानेबाजी करने लगते हैं। वो क्या करते हैं कि हम अगर टेस्ट देंगे तो हमारा चेक करने वाला कौन होगा, हमारा एवेल्यूएशन कौन करेगा। भाई ये तो बहानेबाजी होती है, देखो है ना, हमें बहानेबाजी नहीं करनी। जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो बैक में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अगर आप उनको भी लिख के देखते हो ना, इवन आप उनको अगर लिख लेते हो, खुद से एवेल्यूएट करते हो, बहुत टाइम तक आप उसको लिखते रहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है और आप वहाँ पर चीज़ों को पकड़ लेते हो। तो हम बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला भाई, यूपीएससी निकालना है तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ओके, तो अपना ये हुआ। आगे हम देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड इंक्लूडेड साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब स्पेशली हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है, जो रिसोर्सेज लोकेशन है ना, उनको हमें स्पेशली इन चीज़ों पर फोकस करना है। उसके बाद हमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज एंड वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया। ठीक है, इसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि इंडिया को हमें इंक्लूड करते हुए ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी फिनोमिना, ठीक है, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स and their locations, critical geographical features and included water bodies and ice caps in the floras and faunas, impact of the changes। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को भी फोकस करके चलना है। तो ये तो हमारा हुआ पेपर यानी कि जीएस स्टडी यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर। अब सेकंड पेपर जो हमारा होता है वो हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर का टॉपिक होता है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें करने के लिए हमें इसके भी जैसे यहाँ पर बोला है कि हिस्टोरिकल अंडर पाइनिंग्स। ठीक है, तो इसको हमें A to Z नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज करना है। इसके लिए हमारा मोस्ट सबसे पहले अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 6 to 12 आपको बेसिक नॉलेज के लिए। बट उसके लिए अगर मैं रेफरेंस बुक की अगर बात करूँ ना, तो रेफरेंस बुक इसके लिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जो बुक होगी वो हमारी रेफरेंस बुक के तौर पर मैं आपको लक्ष्मीकांत को सजेस्ट करूँगा। किसको सजेस्ट करूँगा? लक्ष्मीकांत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत से आप इसके नोट्स बना सकते हो। अगर आप उसी में पढ़ सकते हो तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, हमें इसको देखना है। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर चैलेंजेस pertaining to the federal structures, devolutions of power, finances up to local levels and challenges and therein, separation of powers between various organs, disputes, readdress mechanism and institutions। देखो होता क्या है, अगर टू इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टेचुरी बॉडीज़ हैं, इनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट्स है, तो इसको निपटने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमारी यहाँ पर हो जाती है। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम जब जाते हैं तो इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स कौन सी होती हैं विद दैट अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो हमें क्या होता है उन अदर कंट्रीज़ के साथ में कुछ उसको कंपेयर करना होता है। जैसे हमें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना, हमें यूएसए के
कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हमें उनको क्या करना होता है, हमें उनको कंपेयर करना होता है, तो इससे रिलेटेड भी हमें नोट्स मिल जाते हैं और वहाँ से हम बस दो पेज में हम उनको नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं और उनको पॉइंट वाइज हमें कंप्लीट करना होता है। हाँ, पूरा का पूरा नहीं, तो मतलब क्या हुआ यार, लक्ष्मीकांत का अगर हमें नोट्स बनाना है, ठीक है, तो अगर हम पूरी लक्ष्मीकांत तक हम वहाँ पे कॉपी में लिख के रख देंगे तो क्या मतलब हुआ, उसका नोट्स का कोई मतलब नहीं है। नोट्स मतलब होता है, देखो वहाँ पर हमें राइटिंग नहीं देखनी, हमें कुछ नहीं देखना, बट हमें उसको फ्लो चार्ट, पाई चार्ट्स, ट्री फॉर्म में जिस तरीके से हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आगे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर प्रिविलेजेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अराइजिंग दीज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिनिस्ट्रीज department of government pressure groups is most important governance sections, okay, formal and informal associations, the role of polities, है ना। उसके बाद हमारा है यहाँ पर salient features of the representations of people act, जो कि 1951 वाला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, उसको हमें यहाँ पर डिटेल से पढ़ना होता है, ठीक है। उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ना उनको तो हम वहाँ पे देखते ही जाते हैं, साथ ही साथ इन चीज़ों को भी हमें डिटेल से पढ़ना होता है, सॉरी। सो स्टेटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, वेरियस क्वासी जुडिशियल्स बॉडीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड interventions and developments of various sectors arising design and implementations, development of processing, development industries of role, NGOs role as SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। जैसे कि हमने BPCS के सिलेबस में डिस्कस किया था, उसी तरीके से सेम सिलेबस हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वेलफेयर स्कीम्स, वनरेबल सेक्शंस के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वनरेबल सेक्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी वनरेबल सेक्शंस जो हैं, जैसे SC ST है हमारा, ठीक है, इनके, या फिर हम वीमेंस बोल दें, या फिर हमारा जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स निकाली जाती हैं, उन सारी स्कीम्स को, करंट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनको हमें यहाँ पर कवर करके चलना होता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को कवर करके चलेंगे तो हमारा क्या है ना, करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, UPSC सीधा सीधा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जानना, ये आप लोगों को पता है कि UPSC कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और करंट बेस्ड में आपको क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसका एक जो हमारी ये प्लेलिस्ट है ना, इसमें हम क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, मतलब ईयर वाइज ईयर हम क्वेश्चन पेपर जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनका फॉर्मेट भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर्स हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है एजुकेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज रिलेटिंग पॉवर्टीज़ एंड हंगर्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटीज़, e-governance, applications, modes and success, limitations, potential, citizen charters, transparency, accountability and institutions of measurements, the role of civil services and democracies। तो ये हमारा गवर्नेंस वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, ये गवर्नेंस वाला हमारा पोर्शन है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स। अब हमारा यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा हमारा जो पोर्शन है वो हमारा IR से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? IR से रिलेटेड है। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल रिलेशंस, ठीक है, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड मोर अफेक्टिंग interests, effect of policies, politics of developments, developing countries of India's interest and diasporas, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स भी हमारे यहाँ पर कवर किए जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोराज, देयर स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट। तो इनकी क्या मैंडेट हैं, इनकी क्या इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा UN हो गया, हमारा IMF हो गया, ये तो हम पढ़ते ही हैं ना, ये सारे का सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G8 हो गया, इनके बारे में, और इनका इंडिया से क्या रिलेशन है,
इंडिया के पर्पज़ में ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको भी हमें कंपेयर करके चलना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जीएस थर्ड पेपर आता है। जीएस का जो थर्ड पेपर है वो जीएस का हमारा थर्ड पेपर है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटीज़, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, साइंस टैग देखेंगे, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटीज़, एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें डिटेल से दिए गई हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो उनको डिस्कस करने के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, हमें प्लानिंग कमीशंस के बारे में देखना है, जितनी भी हमारी प्लान्स रहे हैं, ठीक है, जो 12 प्लान्स रहे हैं उनको देखना है। मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को देखना है, हम लोग रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज़ करते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। ग्रोथ देखनी है, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट देखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है। ऑन गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशंस, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ पर ई टेक्नोलॉजी एट द फार्मर्स इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी। ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग अभी देख रहे हो ना करंट में जिस तरीके से हमारे जितने भी फार्म्स लॉ हैं उनका जितना भी जो भी क्रिटिसिज्म चल रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर करंट में हमारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो आप लोग देखते होंगे गाँव में हमारा जो हमें जो अनाज मिलता है, जो जितनी भी हमारी सरकारी जो दुकानें होती हैं उन पे हमें जो है ना अनाज मिलता है, वो पीडीएस है। उसमें पीडीएस से रिलेटेड हमारे टॉपिक नीचे जाते हैं। फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। रिमैपिंग क्या है, इस यूज़ ऑफ बफर स्टॉक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। फूड सिक्योरिटीज़ है, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स एंड एनिमल रियरिंग, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, स्कोप, मैग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंसेस, लोकेशंस, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, equipments and supply chain management, that is the important part of the एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज़ इसमें हमारा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। बिकॉज फूड प्रोसेसिंग यूनिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जब से बोला है ना कि जो हमारी न्यू गवर्नमेंट आई है उसने जब से बोला था कि हम लोग 2022 तक जो फार्मर्स इनकम है उसको हमें डबल करना है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फूड पार्क्स बनाने के लिए बोला है, बहुत सारे ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बोला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बोला है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ फील्ड्स एंड आईटी स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजीज़, बायो नैनो टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनकी आईपीआर को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी जितने हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है, उसमें हमारा कंजर्वेशंस, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशंस, डिग्रेडेशंस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो हमारे टॉपिक जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है वो भी इसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं। और इनका हमें 1 बाय 1 हमें इनका नोट्स प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 पेजेस में अगर हम इनको नोट्स कंप्लीट करते हैं, 2 पेजेस में कंप्लीट करते हैं तो हमारे रिवीजन पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट है यहाँ पर लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड एक्सटर्निज्म। मतलब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स या फिर इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उन स्कीम्स और उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा ऊपर से जितना भी फ़ंड एलोकेट किया जाता है, ठीक है, फ़ंड का एलोकेशन जितना किया जाता है, क्या वो सारा का सारा फंड जो हमारा वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में कितना लिंकेज हैं ये सारी चीज़ें और किस तरीके से ये एक दूसरे को वहाँ पे
लीकेज होने से बचाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एंड क्रिएटिंग चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज़। अब होता क्या है कि आप लोग देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जैसे नक्सलिज्म है, ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस हैं। इसमें कुछ हमारे स्टेट एक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे ग्रुपिंग होते हैं। इन सारे का क्या रोल है, किस तरीके से ये कंट्री में वायलेट करते हैं, वायलेशन फैलाते हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हमारे यहाँ पर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारा टेररिज्म हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरीके से हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे हमारा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आ गया, ये भी हमारा एक तरीके का हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे चैलेंजेस हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया हमारा, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। दोनों टाइप के क्राइम्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड उनके मैंडेट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम अलग सेपरेट तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ जनरल स्टडी फोर्थ पेपर होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड्स, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। और ये जो हमारा न्यू सिलेबस आया था 2013 में, ठीक है, 2013 में, उस पेपर में इसको जो न्यू सिलेबस था उसमें इसको ऐड किया गया था, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे लिए। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ लेसन्स फ्रॉम लिव टीचिंग लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिलीज, सोसाइटीज़, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूडिंग वैल्यूज़, ठीक है, हमारी जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे टॉपिक होते हैं एप्टीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन बिहेवियर्स, मोरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस। एप्टीट्यूड, फाउंडेशंस, वैल्यूज़, सिविल सर्विसेज, मतलब हमारे सिविल सर्विसेज में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होना ज़रूरी होता है, जैसे इंटीग्रिटी होता है हमारा, एक इम्पेरिशलिटी होता है, नॉन पार्शियनशिप होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज एंड एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपेशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, ठीक है, हमें वीकर सेक्शंस के प्रति किस तरीके से बिहेव करना है, क्या कंपेशन करने हैं, ये सारे। फिर उसके बाद हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब किसी भी चीज़ के बहकावे में किसी ने हमें कह दिया तो बस हम बातों में आ गए, नहीं, हमें इमोशनली रूप से इंटेलिजेंस होना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है ना हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद यूटिलाइज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, गवर्नेंट कंट्रीब्यूशंस, मोरल थिंकर्स, फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, बोथ यहाँ पर हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस, प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसाइंस, ओके, एंड रिसोर्सेज, एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथिंग एंड प्रोग्राम्स एंड कंपैरेटिवली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, हमारे गवर्नेंस में कितना हम प्रॉबिटी रखते हैं, कितना हम समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, गवर्नमेंट में कितना हमारे फ़िलोसफर्स होते हैं, क्या फ़िलोसफिकल जो हमारा बेसिक जो गवर्नेंस में होता है वो कितना काम करता है, सारी चीज़ें यहाँ पर थे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशंस, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशंस और पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस, करप्शंस एंड केस स्टडीज एंड अबव इश्यूज़, ये सारे टॉपिक हमें देखना है। केस स्टडी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस स्टडी को अगर हमें करना है तो हमें खुद को अवेयर करना होगा। अवेयर क्या है कि जितनी भी हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको अगर हम एज अ केस स्टडी देखें ना तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मान लेते हैं कि हमारे आसपास कोई एक ऐसी घटना घटित हुई है
इस सिचुएशंस में आप क्या करोगे। हमारे लिए काफ़ी कुछ दुविधा हो जाती है, दुविधा वाले जितने भी टॉपिक होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो दुविधा क्या होती है, मान के चलते हैं कि आप अपने एरिया में एक बड़े ऑफिसर हो, ठीक है। अब ऑफिसर तो हो भाई, ऑफिसर तो हो, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि आपको एक ऐसा चैलेंज दिया गया है कि आपके एरिया में नेताजी आ रहे हैं। नेताजी आ रहे हैं, चूँकि उनकी रैली है काफ़ी लंबी चौड़ी लीडर्स की, और साथ में आपके एरिया में, जिस एरिया में नेताजी आ रहे हैं उस एरिया में आपकी एम्बुलेंस निकलनी है, ठीक है। अब एम्बुलेंस निकलनी है भाई, उसमें किसी की जान को खतरा है और दूसरी तरफ नेताजी आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करोगे, आपके लिए दुविधा हो गई। आप कैसे मैनेज करोगे कि आप नेताजी की रैली को करवाओ या फिर उस एम्बुलेंस को निकलवाओ। तो यहाँ पर इस तरीके की आपके साथ सिचुएशंस दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करोगे, आपकी क्या वैल्यूज़ होंगी और आप किस तरीके से उनको डील करोगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस हमें दी जाएंगी, और केस स्टडीज़ जो है ना, मोर प्रैक्टिस से हमें इस चीज़ों में काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ मोस्ट helpful for you, and thank you so much watching these videos. Thank you so much, friends.